हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मराठी चैप्टर नंबर 3 शाळ। शाळ इसको लिखा है राघव जाधव ने, है ना। दोस्तों, शाल होता क्या है? शाल हे अंगावर घालण्यासाठी असलेले एक वस्त्र है ना। जो शाल होता है हमारे शरीर पर हम ओढ़ते हैं ना ठंडी में, वो होता है शाल, ठीक है। और इसके लेखक है राघव जाधव, 1932 से 2016। दोस्तों, कवि हैं ये, समीक्षक हैं, ललित लेखक ये हैं, ठीक है। साहित्यांची जाण आणि बहुयामी समीक्षा वृत्ति, मतलब इनको समीक्षा वृत्ति इन्हें बहुत अच्छे से आती है। बोलते हैं ना क्रिटिक्स करना, रिव्यू देना, ये इनको बहुत अच्छे से आती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुक्स में क्या किया है, क्रिटिक्स किया है, ठीक है। यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली और इस तरह उनकी जो समीक्षा की जो वृत्ति है, आदत है, वो क्या हुई, विकसित हो गई। व्यापक वाडम्य दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत और बहुत ही अलग अलग दृष्टि से और चिंतनात्मक सोच से इनकी जो समीक्षा वृष्टि इनमें दिखती है, ठीक है। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत और दोस्तों, इनकी जो समीक्षा जो विषय है इससे रिलेटेड लगभग 30 से भी अधिक इनकी पुस्तकें प्रसिद्ध हो चुकी है, ठीक है। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचे होड, निळी पहाड, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके फेमस आहेत। वियोग ब्रह्म, मावलीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहेत। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशांच्या संपादनात सहभागी होते। दोस्तों, 1970 से लेकर 1990 तक, ठीक है, ये विश्वकोश के संपादन के लिए भी सहभागी हो गए थे, ठीक है दोस्तों। सालीभोवती असलेल्या लेखकांच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। दोस्तों, साली जो साल होता है उससे इस जो लेखक है उसकी आठवणी, उसकी ये जो यादें हैं, जो ये इस पाठ में क्या क्या व्यक्त किया गया है। साल ही प्रतीकात्मक है। जो साल होता है दोस्तों, वो एक सम्मान चिन्ह भी होता है ना। सालीमुळे येणारा शालीनताचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे और साल से जो आने वाली जो शालीनता है ये उनको अंतर्मुख कर देता है, ठीक है। पाठातील औदार्यांचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मूळ महत्त्वाचे असते। कोणत्याही निजी वस्तूची निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। दोस्तों, ये साल जो है उनको बहुत ही संवेदनाशीलता सिखाती है और आपको पता है कि जो भी कोई निर्जीव वस्तु होता है उसे मानव का जो भावना है उसको बहुत ही जिंदा रखता है ना। किसी हम अब अपने बचपन की चीज़ें जब हमें मिलती है तो हमें अपने बचपन में लेके चली जाती है ना। हमें कोई भी, जैसे हम बच्चे होते तो अभी हमें अपने जो बचपन में खेलते थे वो खिलौने मिल जाएं तो हम उससे रिलेट कर करके सीधा अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। इस तरह कभी भी साल से अपने भावनाओं को तरल रखता है। वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवणी असो अथवा प्रसंग त्यांचे मानवी संदर्भ सर्वथाने महत्त्वाचे ठरतात। और दोस्तों, वस्तु से रिलेटेड कोई भी आठवणी हो या कोई घटना हो, प्रसंग हो, कुछ भी हो, वो तुरंत क्या करता है, वो वस्तु हमें अपने मानवीय संदर्भ में हमें बहुत ही ज़्यादा ये कर देता है, क्या बोलते हैं, याद को तरोताज़ा कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा राघव जाधव के बारे में और इस चैप्टर का कुछ थीम था। अब हम इस चैप्टर में क्या दिया है उसको हम देखेंगे। दोस्तों, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। दोस्तों, जो राघव जाधव हैं, एक बार पु ल देशपांडे
ये भी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। उनके घर एक ऐसे ही किस कारण से गए थे। काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो, और काम होने के बाद मैं वहां से निकलने वाला ही था की तेवढ्यात सुनीताबाई मला थांबवले व विचारले। सुनीताबाई ये पु ल देशपांडे की वाइफ है, ये भी बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, ठीक है। इन्होंने उनको क्या किया, रुका लिया और कहा तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय। उन्हें कहा तुमको शाल दूंगी तो चलेगा क्या। तो मी एका पायावर हो म्हटले, और राघव जाधव ने, हमारे लेखक जो हैं, उन्होंने कह दिया हो चालेल, म्हणजे कह दिए कि हाँ चलेगा मुझे, ठीक है। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, और जो पु ल देशपांडे थे और सुनीताबाई, उन्होंने उनको क्या की, शाल दिया। हा मोठा गौरव वाटला। और दोस्तों, जब कोई दो महान लेखक बड़े बड़े जो उनको शाल दे रहे हैं, मतलब कितना गर्व की बात है ये वो महसूस करते हैं। ती शाल मी माझ्या खोळीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, और वो शाल वो अपने घर के सुटकेस में लेकर के रख दिए। वापरली मात्र कधीच नाही, और उसको इस्तेमाल तो कभी किए ही नहीं उन्होंने, ठीक है। पुढे वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून मी गेलो, और आगे चल के वाई क्या है, वाई एक जगह सातारा का एक जगह का नाम है, वहां पे विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून मी गेलो, और वहां पे वो गए, विश्वकोश का अध्यक्ष बन करके गए, ठीक है। तिथे नदी काठच्या प्राग्य पाठशालेच्या खोळीत मी राहत असे, और वहां पर प्राग्य पाठशाला, वहां की नदी के किनारे क्या था, एक पाठशाला था, स्कूल था, वहां पे वो रहने चले गए, ठीक है। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्ण नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या, और उस खोली के दक्षिण साइड में खिड़की की उस साइड कृष्ण नदी बहती थी, और उसका पानी चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। चिंचोळ्या बहुत तेजी से बह रहा था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। और दोस्तों, ठंडी का समय था, और उनके खिड़की के साइड में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को क्या करके एक टोपली में रख करके और खुले में मच्छी पकड़ने का अपना काम कर रही थी। तिचे बाल कड़ाकड़क्याचा थंडीने कुड़कुड़त रड़त होते, और उसका जो छोटा सा बच्चा है वो ठंडी के मारे कुड़कुड़ करके बहुत रो रहा था। पण आई तिकडे बघतही नव्हती, पण उनकी माँ वहां पर नहीं देख रही थी। मला मात्र राहावेले नाही, मतलब मुझे बस देखकर रहा नहीं गया। मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली, और उन्होंने क्या किया, अपने सुटकेस में जो शाल रखा था, पुलकित बहुत मुलायम जो शाल रखा था वो निकाला, और 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या, और कुछ पैसे उनके पास से 5-50 रुपये वो भी निकाले, व त्या बाईला हाक मारली और उनको आवाज लगाए। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, और उसको क्या किए, खिडकी से नीचे दिए और बोले त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाल आणि मग मासे मारत बेस। म्हणजे उसको कहा कि पहले तू उस बच्चे को ये शाल से गुंडाल मतलब लपेट, उसको अच्छे से पहना, आणि मग मासे मारत, उसके बाद तू मछली या जो मार रहे थे वो मारते बैठ, ठीक है। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती, और वो जो घटना उनके साथ उस समय हुई, ये जो पुलकित शाल की अपेक्षा क्या हुई, बहुत अधिक थी ना, कि किसी को हेल्प करना, मदद करना उस साल से क्या थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब देखते दोस्तों, कवि नारायण सुर्वे खूब सम्मेलन गाजवत। कवि वर्य नारायण जो थे वो भी बहुत महान कवि थे, वो हमेशा उनकी सभा भरी रहती थी, सम्मेलन वो गाजवत, सम्मेलन में हमेशा लेते थे, ठीक है। पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष झाले, और आगे चल के वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन गए। परिणामतः क्या हुआ, त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, और उससे क्या हुआ कि वो जितना सभा लेते थे, सम्मेलन करते थे, तो उनके कार्यक्रम में लोगों को दिन रात, अहोरात्र मीन्स दिन रात भरती, लोग दम फुल भरे रहते, खचाखच भरे रहते थे। प्रत्येक कार्यक्रमाचा सन्मानाची शाल व श्रीफल त्यांना मिळत राही, और जितने कार्यक्रम में जाते थे उतना उनको शाल
और श्रीफल, श्रीफल क्या होता है, नारियल, ठीक आहे, नारळला श्रीफळ पण म्हणतात, त्यांना मिळत राही और उनको मिलता था सम्मान में, ठीक आहे। एकदा ते मला म्हणाले और एक बार वो बोले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, है ना। कहते हैं कि इतना अब मैं शाल ले लेके अब मैं शालीन बनने लगा हूं, ठीक है। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोक्तिक खोज माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। दोस्तों वो जो कहे, वो शब्द कहे, वो सिर्फ मुझे ही नहीं किसी को भी सहजपणे में समझ जाती थी, लक्ष्य में आती थी, ठीक है। साल व शालीनता यांचा संबंध काय, और ये कहते हैं कि साल और शालीनता में अंतर क्या है ना। खरे तर खरी खुरी शालीनता शालीन विनाच सोबते, और कहते हैं कि साल जो सच में जो शालीनता होती है वो साल के बिना ही अच्छी लगती है। सुरवे मुळातच शालीन, है ना, और कहते हैं कि बिना साल के ही शालीनता अच्छी लगती है। शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी छिनली झाली नहीं। और शाली जो साल था उनको, क्योंकि हमें बार बार उनको सम्मान दिया जाता था, तो इतना उनके ऊपर बरसाव होने लगा साल की लेकिन उसके कारण कभी उनकी शालीनता घूमी नहीं, है ना, हरवली म्हणजे खत्म नहीं हुई और कभी क्षीण ही झाली नहीं, कभी थोड़ी सी भी कम हुई नहीं, ठीक है। मी कवी वरांना म्हटले और वो कहे, कवी वर को कहे, शालीन मुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन। अगर वो कहते हैं कि अगर शालीन से शालीनता आती हो तब तो मैं कर्जदार हो जाऊंगा, है ना, भीख मांगने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतने साल मिले हैं कि मैं उस कर्ज को चुका ना पाऊं, ठीक है। पण शेकडो साली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन, लेकिन मैं इतना है कि सैकड़ों साल खरीद के सबको मैं एक एक लाकर के दे दूं, है ना। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला और इस तरह वो जो शालीन कवि थे मन से हंसे, ठीक है। साली मुले शालीनता येते की जाते, पूछते हैं कि साल से शालीनता आती है या जाती है। या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे और उनका उत्तर है जाती है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। सम्मान, क्योंकि दोस्तों अगर शाल मिलने तो किसी को ज्यादा सम्मान देते हैं तो उसको घमंड आ जाता है ना, तो शालीनता उसकी धीरे धीरे क्या होती है, चली जाती है, ऐसा वो मानते हैं। सन्मान करण्याचा रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाचा मोठा आहे, है ना, धोकाच मोठा आहे। दोस्तों सम्मान हम देते हैं शालीन देकर के, ऐसा अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम वो शालीनता को ही खो रहे हैं और ये एक शालीन जग बनाने के लिए बहुत बड़ा धोखा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि कि मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। और दोस्तों 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन का वो बिनविरोध अध्यक्ष, बिनविरोध मतलब क्या होता है कि कोई विरोध ना करे, है ना, तो वो अध्यक्ष हो गए उस समय। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला, है ना। और दोस्तों जब अध्यक्ष बन गए तो वो क्या हुआ, उनके ऊपर शाल जो है उसकी तो वर्षा होगी, बारिश ही होगी उनके ऊपर, इतना साल उनको मिला। एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतना शाल उनको जमा हो गए उनके पास की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवण्याचे शक्य नव्हते। और उनके जो घर था 8x10 का, है ना, उस घर में उस साल को रखने का जगह ही नहीं था। मग मी सगळ्या सालीचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या साली वापरण्याचे वगैरे त्याला स्वाधिकार दिले। और इतना उन्होंने, उनके पास साल हो गया कि उस साल का क्या किया उन्होंने, गोठोड़े मतलब कि बंडल बना करके भी उन्होंने रख दिया और वो अपने नजदीकी मित्र के पास क्या किए, संभालने के दिए और कह दिए कि अगर तुझे जितना चाहिए तू इस्तेमाल कर सकता है। उसको सर्वाधिकार भी दे दिए, तू इस्तेमाल करना चाहते है तो इस्तेमाल कर सकता है। बेचारा अति प्रामाणिक, लेकिन जो सामने वाला था मित्र बेचारा अति प्रामाणिक, अपना दोस्त का बात कैसे रोक सकता था। त्यांच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते संभालले और उसका भी तो घर छोटा ही था, तो वो अपने घर में कैसे उसको रख सके, लेकिन बहुत अति प्रामाणिक था, इसलिए बोला ठीक है दोस्त मैं रख लेता हूं। हळूहळू मी सगळ्या साली वाटू टाकल्या और धीरे धीरे जो अपने लेखक है वो धीरे धीरे साल जो था बांट दिए गरीब श्रमिकांना। जो गरीब श्रमिक होते, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं रोड पर, वो गरीब लोगों को उन्होंने एक एक करके साल क्या किए
पुरी बाट दिये. ठीक आहे दोस्तों. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. और इस समय शनिवार पेठ जो एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, और वो मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है. वहां पे वो हमेशा जाते थे शाम को घूमने के लिए. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. और वहां पे कट्टा कट्टा क्या होता है, एक चौतरा होता है ना बैठने का, जो पत्थर का होता है गार्डन में, वैसे वो कट्ट्यावर उनको बैठना अच्छा लगता था. एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ कि कडकड थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा असक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसलेले मी पाहिले. एक दिन की क्या बात है दोस्तों, उन्होंने देखा कि ठंडी का मौसम था और एक म्हातारा एकदम बुढ़ा है ना, एकदम ओल्ड मैन, वो एक भीख मांग रहा था कट्टे के बाजू में ही बैठ के, और नीचे चिरगुटे चिरगुटे मतलब फटे हुए कपड़े एकदम पहने हुए वो भीख मांग रहा था कुड़कुड़त करते हुए, है ना, ठंडी एकदम बज रही थी, तो उसमें वो बैठ के भीख मांग रहा था. उन्होंने देखा. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. और दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि अपने घर से 2 शाल को लेकर के गए और वहां पर पहुंच गए मंदिर के यहाँ पे. तो मातारा होताच, और वो मातारा मतलब वो ओल्ड मैन, वो बुढ़ा था, वहां पे था, बैठा था. ठीक है. त्यांना दोन्ही शाली दिल्या और उनको दोनों शाल क्या किए, दे दिए. त्यांनी थरथरत्या हातानी मला नमस्कार केला. और दोस्तों उस गरीब ने क्या किया, उनको अपने थरथरे मतलब कांपते हुए हाथ से उनको नमस्कार किया. जैसे किसी की हम मदद करते हैं तो कैसे वो हमें एकदम नमस्कार करता है कि आपने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है ना. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही. और दोस्तों उसके बाद 4-5 दिन तो वो कभी गए नहीं वहां पे, क्योंकि उनको समय मिला ही नहीं ओंकारेश्वर मंदिर के इधर जाने के लिए. ठीक है. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे एरिया करत राहिलो, और उसके बाद तो वो हमेशा आना जाना लगा रहा उनका. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धांची आठवणी आली, और अचानक से उस भिक्षेकरी जो था व्यक्ति था, उनको बुढ़े की याद आई. और तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, लेकिन वो हमेशा जहां पे बैठा था वो अब वहां पे नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुला करून चालू लागलो. और सोचा एक बार कि चलो पुल से एक चक्कर मार लेते हैं, फिर इसलिए वो उठ गए वहां से और पुल की तरफ चलने लगे. ठीक है. पुलांचा जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला, और पुल के जो पुल था जिस पे चल रहे थे वो उसके नजदीक में ही वो भिखारी जो भिक्षेकरी था, बुढ़ा इंसान, वो बैठा हुआ उनको दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेले और मैं बहुत तेजी से उनके पास गया. ठीक है, एकदम घाई से. पाहतो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर. फिर देखा क्या मैंने कि वही फटे पुराने कपड़े उसके अंगावर, मतलब अंगा खाली नीचे भी बिछा करके वही फटा पहना है, और पहना भी एकदम फटा हुआ है. तेज कुड़कुड़ने, तेज दिनवाने जीने, और वही कुड़कुड़ाहट जो ठंडी की कुड़कुड़ाहट दिख रहा है उनके शरीर में, और वही गरीबपना है ना, जो एकदम इंसान होता है गरीब. ठीक है. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले. वो बोलते हैं कि बाबा तुम मुझे पहचाने. त्याने नकारार्थी मान हलवली, और उन्होंने नकारार्थी ना ऐसा बोला है ना, अपना गर्दन हिला दिया. मग मीच म्हणाले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवले. वो खुद ही बोले कि बाबा मैं 5-6 दिन पहले आपको शाल दिया था, क्या आप मुझे पहचाने. यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला. ये बात सुनते ही वो म्हातारा एकदम पहचान गया और तुरंत उनको हाथ जोड़कर बोला, हे भल्या माणसा तू लई मोठा. मतलब कहते हे भल्या माणसा तू बहुत बड़ा है. मैंने शाली दिल्या, मैंने मीन्स कि मुझे शाल तूने दिया, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कसा शोभतील. और कहते हैं कि बाबा मैं भिखारी को वो शाल कैसे शोभेगा, है ना. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. कहते हैं कि उस जो शोभा है, जो गर्व है, वो उस शोभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेट की आग. पेट की जो भूख है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत खराब चीज है. ठीक है. मी शाली इकल्या
मैं उस साल को बेच दिया. इकल्या मीन्स बेचना. व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. और कहते हैं कि 2-3 दिन मैं पेट भर करके खाना खाया बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं तुझं लई उपकार हाय ते बाबा. और हमारा ऐसा जीना है लेकिन तुम्हारा बहुत उपकार हुआ. ठीक है. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. कहते हैं कि जो शाल की जो शोभा है और ऊब जो है, ऊब जो होता है गर्मी, जो पेट की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा सम्मान से भी ज़्यादा खतरनाक होती है ना. भुकलेल्या अन्न द्यावे. भुकल्यास जो भूखे होंगे उसको अन्न दो. तहानलेल्यास पाणी द्यावे. और जो प्यासे हैं उनको पानी देना चाहिए. आणि हेही जमले नाही, अगर ये भी आपसे नहीं जमा तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात. और ये भी आपसे नहीं हुआ तो उस अभागे व्यक्ति को, उस गरीब इंसान को आप कम से कम एक शाल का सम्मान तो दे ही सकते हैं. ठीक है. तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर था. दोस्तों आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.